नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर की जो हमारी श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उसमें 2013 का बाल विकास का पेपर लेके आज उपलब्ध हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? बताइए आप लोग। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। एज ए अध्यापक, एज ए टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी स्टूडेंट को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। उसको कैसे क्लास में बिठाना है, कैसे उसको पढ़ने में रुचि लगेगी, वो आपकी समस्या है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो देखते ही आप लोग कट कर देंगे। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनना। हो सकता है शिक्षक जितनी रोचक चीज़ें बताएगा, जितना भी शरारती स्टूडेंट हो, कोई भी हो, रोचक कहानियाँ, रोचक वर्णन, उनमें छात्र खो जाते हैं और बहुत शांतिपूर्वक उनको सुनते हैं। तो इसलिए इसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं कुछ उपलब्ध है क्या। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभिभावकों ने आपके पास भेज दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अनुशासित बनाइए और उनको योग्य बनाइए। तो ये भी नहीं हो सकता। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। अगर आप विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे तो वो और ज़्यादा बिगड़ेंगे। इससे क्या होगा, उनके बिगड़ने के कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा। तो सही आंसर परफेक्ट हमारा बी हो जाएगा। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इजी प्रश्न था, इसमें कोई टक्कर पे थे ही नहीं। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें 2 से 3 आंसर ऐसे लगते हैं कि ये सब सही है, तो वैसे भी प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में क्लास 2nd और 1st 2 करवाई है बाल विकास की अभी तक, और उन 2 क्लासेस में ही आप लोग देखेंगे कि 2013 से बहुत सारे प्रश्न पत्र आए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है बाल विकास की, वो लोग जाइए क्लासेस देखिए। बहुत ज़्यादा बड़े नामों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। जो लोग देखेंगे और फिर पेपर देखेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे, फिर बताना मुझे कैसा लगा। चलिए इसको देखते हैं। ये करवा रखा है मैंने, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, तो ये मैंने करवा रखा है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, डी आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चों की जो मूल प्रवृत्ति होती है उनके अनुसार उनके क्रियाकलाप होते हैं। जो बच्चा शैशवावस्था में होता है, किसी चीज़ को देख करके रोने लगना, अपनी जिद को मनवा लेना और चीज़ को पा करके प्रसन्न हो जाना, तो अपनी मनोवृत्ति के अनुसार अपने मन के हिसाब से ही वो चीज़ें करवाता है। तो जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं के हिसाब से वो करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे बच्चों को वो समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा अच्छे से दे सके। चलिए देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उनको शिक्षण देना। एकदम परफेक्ट है, इससे अच्छा भी कोई उपलब्ध है क्या? चलिए देखते हैं। व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ये आप लेक्चर देने के लिए नहीं आ सकते यहाँ पे, ये बहुत छोटी क्लास है तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो देखते ही कट कर देना है। क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, तो ये भी नहीं होगा। सबसे परफेक्ट जो है ए हो जाएगा और हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आराम से हेडफोन लगाइए, आप लोग आराम से सुनिए। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। और यूपी टेट प्रीवियस ईयर में 10 से 15 नंबर का उठाता है और यही 10 से 15 नंबर हमारे शॉर्ट होते हैं। तो ये 10 से 15 नंबर हमें एकदम कंफर्म करने हैं प्रीवियस ईयर से। उसके बाद हम 100% के लिए 120 कौन कितना स्कोर करेगा, ये अपना दिमाग के हिसाब से, अपनी तैयारियों के हिसाब से होगा। लेकिन यूपी टेट सभी को क्लियर करना है, 100+ सभी को जाना है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? 2 से 3 नंबर, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, 2 से 3 नंबर इससे आपके बच जाएंगे। यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। कहाँ पे भाई?
नहीं करते हैं। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है, 1 से 2 नंबर कट जाते हैं, तो ये 1 से 2 नंबर यहाँ से भी बढ़ेंगे। आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, नहीं लिखा तुरंत उसको हाईलाइट गोला करके फिर आगे प्रश्न पढ़ेंगे। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना, एकदम ठीक बात है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी पॉजिटिव है। और हमें क्या चाहिए है, निगेटिव। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ये तो तीनों सही हो गए, ए, बी और डी। अत्यधिक प्रशंसा आप नहीं कर सकते। अत्यधिक प्रशंसा से क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को किसी चीज़ से बचना पड़ेगा, इस चीज़ का आप प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों को पढ़ाने में। बहुत अधिक प्रशंसा किसी भी छात्र की नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, वो पढ़ने पे ध्यान कम देगा, चापलूसी करेगा कि मेरी और प्रशंसा हो, पढ़ाई पे ध्यान न दे करके उसको अलग से लग जाएगा, बच्चों के साथ अलग से घूमेगा, सर हमारी तारीफ करते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों की तारीफ बहुत अधिक नहीं करनी है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो जितनी जिसकी अच्छी अधिक बुद्धि होगी, सृजनात्मकता भी उसमें उतनी अधिक होने के चांसेस होते हैं। बुद्धिमान लोग सृजनात्मक या किसी नए काम को करने के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। तो इसमें धनात्मक ही संबंध होगा, निगेटिव तो नहीं होगा, है ना। अब शून्य का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ एक शिक्षक होने के नाते एक बच्चे को नहीं बदल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ग्रुप में जितने बच्चे हैं उनको सबको आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बच्चे को आपने बिठा लिया और 6 बच्चे मैच खेल रहे हैं तो वो एक बच्चा नहीं बैठ पाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि 6 के 6 बच्चे जो ग्रुप में हैं उनको सबको मैच के लिए मना करके आप फुटबॉल खिला सकते हैं, पढ़ाई में लगा सकते हैं। अगर वो 6 बच्चे बैठे रहेंगे तो वो बच्चा भी बैठा रहेगा। एक को नहीं बदल सकते। आपको अगर बदलना है तो उसकी पूरी टीम को आपको टारगेट करना पड़ेगा, और उसकी पूरी टीम को टारगेट करके तभी उस बच्चे को बदल सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, तो कड़ाई से पेश नहीं आ सकते। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मारना पीटना ये सब चीज़ें वर्जित हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। आप दूरी बनाएंगे तो वो और दूर भाग जाएगा, तो दूरी नहीं बना सकते आप। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, एकदम सही बात है। उसके समूह के सभी सदस्यों की अगर प्रवृत्ति बदल जाएगी तो स्वाभाविक है वो अकेला नहीं रहेगा, अपने समूह के सदस्यों के साथ वो भी बदल जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, इससे प्रवृत्ति का कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर हमारा एकदम परफेक्ट क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा परफेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विकास का वही संबंध उद्दीपन से है जो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आगे नहीं दिया है। और जो अनुक्रिया पढ़ते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अनुक्रिया की जगह यहाँ पे क्या दिया है, प्रतिक्रिया दिया है। ये मैंने क्लासेस में करवा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं, एग्जाम पॉइंट्स भी नोट करवा रखे हैं। तो आप लोग क्लासेस को जरूर देखिए, इग्नोर मत करिए छोटा चैनल देख करके। आप लोग क्लासेस देखिए और फिर इस पेपर को देखिए। ये 2013 का पेपर है, 2014 का, 16 का, जो पेपर देखना है देखिए। और सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस को देखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ज्ञानात्मक विकास। बुद्धिमत्ता का जनक किसको माना जाता है? बुद्धिमत्ता का जनक गाल्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, गाल्टन को। बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, कथन गाल्टन का है और बहुत प्रसिद्ध कथन है। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो बिने ने दिया है। आप लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो इसको नोट्स करते चलेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बुद्धिमत्ता का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो बुद्धिमत्ता का जनक गाल्टन को कहा जाता है। बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन गाल्टन जी का है। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बिने ने दिया था।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 से 3 नंबर में आएंगे ही आएंगे। आप लोग सिर्फ एक बार ही देखेंगे तो आप लोगों को कथन समझ में आ जाएंगे। इस सामाजिक समूह का है तो ये सत्य है या असत्य है? इसमें ऑप्शंस में ये दिया है। यह कथन कैसा है? जब दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इस सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये क्या हो जाएगा? सत्य है। अब ऑप्शन कहाँ दिया है? सत्य है, बी में दिया है। एकदम सत्य है, आंशिक सत्य या कदाचित सत्य ऐसा कुछ नहीं, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला जिसको अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। यूपी टेट के पेपर से पहले हम पूरा सिलेबस खत्म करके और हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करते चलेंगे और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई जाएगी जिससे कि कुछ भी न छूटे और सुपर टेट की भी तैयारी यूपी टेट के साथ में ही हो जाए। अगर यूपी टेट में एक बार आप हिंदी पढ़ लेंगे तो सुपर टेट में फिर हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हिंदी की बेसिक चीज़ें हैं, वही एनवायरनमेंट का है, वही संस्कृत का है, वही मैथ का है, तो ये सब्जेक्ट आपके अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन की समस्या उसको होती है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। क्यों? क्योंकि वो उतनी अधिक सुनता भी नहीं है, अपना भी दिमाग उसका चलता है तो वो दूसरों के अनुसार नहीं ढल पाता है, तो उसको ढलने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जिसकी बुद्धि क्या होती है? बहुत तेज होती है। जिसका थोड़ा सा नॉर्मल बुद्धि होती है तो वो टीचर के हिसाब से या जो जैसा बता देता है उसी के हिसाब से वैसे काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा क्योंकि उसको पहले से जानकारी है, वो बुद्धिमान बच्चा है, तो उसको बदलना, समायोजन करना के मतलब उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कक्षा में अगर 10 छात्र हैं, आप 9 को गलत भी पढ़ा देंगे तो वो पढ़ लेंगे क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर एक को जानकारी है तो वो उस चीज़ के लिए आपको टोकेगा, वो उसमें एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको प्रश्न पे आप देखते हैं ऑप्शन क्या है। औसत बुद्धि के बच्चे तो वो समायोजित हो जाते हैं, ग्रामीण बच्चे समायोजित हो जाते हैं, अध्ययनशील बच्चे समायोजित हो जाते हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे समायोजित नहीं होते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लाइव भी आऊँगा आप लोगों के बीच, लाइव भी आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा और चैनल को ग्रो करने देता हूँ, चैनल को थोड़ा सा और बढ़ने देता हूँ। जब हमारी टीम पर्याप्त हो जाएगी तो फिर लाइव आके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, ठहराव आ गया है, शिक्षक को ऐसे बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? अगर किसी में पहले से अच्छा सीख रहा है, इसका मतलब आपकी शिक्षण पद्धतियाँ, आपका सिखाने का तरीका अच्छा है और वो सीख भी रहा है, अच्छे से सीख रहा है पहले, तो इसका मतलब ये है कि वो भी उसमें रुचि ले रहा है। लेकिन किसी कारणवश वो उस समय उसमें रुचि नहीं ले रहा है या वो ठहराव पे है, अर्थात वो चीज़ें उसकी पूरी हो चुकी हैं और अभी वो उसको नोटिस कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो ऐसा ही रहेगा तब आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाता है। स्थिरता इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, अगर सब कुछ सीख चुका है तो स्वाभाविक है वो स्थिर होगा, रुकना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब ऑप्शन क्या क्या है हमारे। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, एकदम सही बात है। सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है, हर आदमी में ठहराव आता है, हर स्टूडेंट में ठहराव आता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। अगले देखते हैं आगे क्या है। विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। आप विषय को स्पष्टता से पहले पढ़ा रहे थे इसीलिए उसको समझ आ रहा था, तो अभी भी स्वाभाविक है आप स्पष्टता से ही पढ़ा रहे होंगे, तो इसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये कट जाएगा। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, वो ऑलरेडी प्रेरित है, वो ऑलरेडी चीज़ें सीख रहा है, तो उसमें उसे इतना ज़्यादा प्रेरित नहीं आप कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, तो उसको कोई समस्या नहीं है और जब तक उसको समस्या नहीं है तब तक उपचार किसका करेंगे आप, तो ये भी नहीं होगा। एकदम परफेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका होता है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत अधिक रोल होता है।
अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, सब लोग खेलते हैं एक साथ और वो भूल जाते हैं किस कास्ट के हैं, कहाँ से हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। तो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है खेल के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, खेल के माध्यम से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, अपने हिसाब से आप लोग सोचेंगे। बाल विकास बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, आप एकदम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, खुद आइडिया लग जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण में किया जाता है? तो बीटीसी डीएलएड करने वालों ने भाटिया बैटरी बहुत पढ़ी होगी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये बहुत पढ़ाया गया है। बाल विकास बहुत पढ़ा है डीएलएड वालों ने, बीटीसी वालों ने, तो उनको इसमें समस्या होगी ही नहीं। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के लिए किया जाता था। बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। कोहल वर्ग के विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते हैं कोहल वर्ग जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कहाँ पे दिया है? सी आंसर में दिया है। तो कोहल वर्ग जो संबंधित है नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता एकदम ध्यान रखना चाहिए भाई। अनुशासन और नियमित उपस्थिति। तो अनुशासन शब्द है ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, तो इसको हटा दिया हमने। ऑप्शंस को काटना आना चाहिए, ऑप्शन को आप हटाना आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन हटाते जाएंगे तो आपको फिर एक या दो ऑप्शन में ही फाइट करनी पड़ेगी और उसमें आप सही आंसर की तरफ जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गृह कार्य की जांच में लगन होना। तो गृह कार्य की जांच में आप लगन हो जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। विषय वस्तु पर कठिनाई स्तर। तो बहुत ज़्यादा कठिनाई स्तर पे भी नहीं जाना है। विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता अगर रहेगी तो वो सब कुछ समझ जाएगा और अच्छे से पढ़ेगा। सक्रिय सहभागिता बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों को अच्छा लगा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य करें। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अपने अपने बच्चों के साथ गार्जियंस हैं। इसमें सबसे अच्छी प्रेरणा कौन दे रहा है वो आपको बताना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ऑप्शन सारे ही टफ हैं। चलिए देखते हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। कुछ बच्चे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप उन्हें चॉकलेट दे रहे हैं, जो नहीं अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बाद में उसको कूटेंगे, तो वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप कक्षा में अगर आपको अनुशासन बनाना है तो ऐसे आप नहीं कर सकते। डायरेक्टली बच्चों में भेदभाव पैदा नहीं कर सकते, तो ये तो कट जाएगा। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। कहानी की पुस्तक देना इस लेवल पे बच्चों को अच्छी बात नहीं है। हम पीआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे आप बच्चों की कहानियों की दे देंगे पुस्तक तो वो क्या करेगा, कहानी की पुस्तक पर ध्यान ज़्यादा देगा और अगली बार क्या करेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा फिर। इसलिए आपको ऐसे अगर प्रशंसा करनी भी है तो आप अच्छे शब्दों से उसकी प्रशंसा कर सकते हैं जिससे वो आगे करने के लिए प्रेरित हो। आप उसको लोभ नहीं दे सकते कि अगली बार आपने उसको किताब नहीं दी अच्छी कहानियों की तो वो कहेगा मैं अब तैयारी नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो आपको बच्चों को इस तरीके से नहीं बनाना है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर ब्रजेश कुमार दावत देते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप दावत दे रहे हैं, आप समाज को दिखावा कर रहे हैं, वो आपकी अपनी हेडेक है। बच्चे इससे प्रभावित नहीं होंगे, तो इसका बच्चे के प्रभाव से प्रेरित करने से कोई लेना देना नहीं है। 3 ऑप्शन कट गए तो स्वाभाविक है चौथा ऑप्शन सही होने की संभावना ज़्यादा है। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। यही करना चाहिए। अगर बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आया है तो आप उसको प्रशंसा करिए, जिससे वो प्रेरित होगा और अगली बार अगले एग्जाम्स में और सभी विषयों में अच्छा करने की कोशिश करेगा। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले आंसर पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि व्याख्या करनी है। अगर व्याख्या नहीं करनी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो फिर सीधे सही आंसर पे टिक करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बाल विकास समझने का ही एक सब्जेक्ट है, इसमें सही टिक वाला नहीं है। पूर्वग्राही किशोर किशोरी
अपने के प्रति कठोर होंगे। ये मैंने करवा रखा है, आपको क्लास में प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है, एग्जाम पॉइंट्स में भी लिखवा रखा है। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं कृपया करके क्लासेस देखते चलें, जिससे इनमें पेपरों में और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर तो समस्या सही आंसर हो जाएगा। पूर्वग्रही मतलब पहले से ही कोई धारणा जिन लोगों ने बना रखी है, तो उनको अपनी समस्या में फिर क्या होती है, कठोरता से पेश आते हैं, कठोर होंगे। कोई भी पहले से अगर धारणा बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, समस्या के प्रति पहले से ही अगर बच्चों की कोई सोच है तो वो उसमें क्या होंगे, उसके प्रति कठोर होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। आप लोग क्लास में जाइए और आसान शब्दों में उसमें समझिए पूरी व्याख्या के साथ। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान किसने की थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सही आंसर जीन पियाजे है, जो सभी को ही लगभग पता होगा, क्योंकि बीटीसी में, डीएलएड में बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी बहुत बार पूछा गया। और सभी राज्यों के टेट, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखते चलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? यहाँ तुरंत टारगेट कर लेना है। क्या है भाई? निगेटिव पूछा है। निगेटिव पूछा है तो आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग फटाफट टारगेट करिए। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव है। और हमें कैसा चाहिए? निगेटिव। आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत सुंदर दोनों गुण हैं। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये भी परफेक्ट है। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये थोड़ा सा निगेटिव है और इसके हिसाब से यही सही हो जाएगा। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ये तीसरा प्रश्न है, इसमें निगेटिव पूछा है। मैंने बोला था 2 से 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें निगेटिव होता है और गलती हो जाती है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आपको ये बताना है। आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या राष्ट्रीयता। तो आनुवांशिकता से फर्क पड़ता है, वातावरण से तो 100% फर्क पड़ता है, प्रशिक्षण से भी फर्क पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है। भारत के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और अच्छा करके दे रहे हैं, तो इससे राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के छात्र यूक्रेन या किसी भी देश में आप लोग देखते हैं, जब हमला होता है तो पता चलता है कि भारत के छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, मतलब वो वहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनका यहाँ से या वहाँ से पढ़ने में कोई ऐसा लेना देना नहीं है, अर्थात राष्ट्रीयता का कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर डी हो जाएगा, निगेटिव पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? चौथा प्रश्न है ये, इसमें निगेटिव दिया है और ये गलतियां हो जाती हैं। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या गुथरी। तो जो मनोवैज्ञानिक गुथरी हैं, इन्होंने क्या किया है? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। शेष सभी मनोवैज्ञानिकों ने पुरस्कार को महत्व दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? कथन आते ही आते हैं, पहले भी एक आ रखा था, ये दूसरा कथन है। आप लोगों को कथन पे ध्यान रखना पड़ेगा, 2 से 3 नंबर का रहता है। ये वुडवर्थ का कथन है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये वुडवर्थ का कथन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। सच में शैक्षिक विकास मूल्यांकन का अर्थ यही है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। ये किस अवस्था से संबंधित है?
ये मैंने करवा रखा है। जो मैंने 2 क्लासेस दी है उन्हीं 2 क्लासेस में ये भी करवा रखा है प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग जाइए प्रैक्टिस सेट देखिए और एग्जाम पॉइंट्स नोट करिए। इस वीडियो के बाद आप उन लोगों को वीडियो को अवश्य देखिए। किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से, सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था से। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 9 से 12 साल की होती है। 9 से 12 साल की होती है। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के साए से निकल करके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये करवा रखा है, ये भी क्लासेस में करवा रखा है। आप लोग जाएंगे तो देखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में सारे करवा रखे हैं प्रश्न। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। सही आंसर हो जाएगा डी, तत्परता है। सीखने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हुए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। पहला नियम है तत्परता का नियम, जो ये दिया है। दूसरा नियम प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और तीसरा नियम क्या है? अभ्यास का नियम। सभी लोगों को पता होगा वैसे तो अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 मूलभूत सिद्धांत दिए हैं। पहला तत्परता, दूसरा प्रभाव, तीसरा अभ्यास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। प्रयत्नरत रहना संबंधित है। आप लोग बताइए फटाफट। किशोरावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने की जो एज है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था एकदम परफेक्ट एज होती है कुछ भी करने की और मानसिक ऊंचाइयों को छूने की। तो ए हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण प्रभावित करता है। आप किसी को अनुकरण करेंगे तो आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगला देखते हैं। प्रशंसा एवं निंदा ये प्रभावित करते हैं सीखने की प्रक्रिया की। आप डेली अगर किसी की निंदा करने लग जाएंगे कि आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसकी पढ़ने से रुचि हट जाएगी। उसको लगेगा कि सही में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ और धीरे धीरे वो पढ़ना छोड़ देगा। और आप प्रशंसा किसी से कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन प्रशंसा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, सीमित नियमित ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिताएं भी करानी चाहिए जिससे बच्चों में अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये भी सही है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व आधार, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं प्रशंसा, उपरोक्त सभी। सारे आंसर उपयुक्त, चौथा आंसर सही हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा पुरस्कार से भी हो सकती है। पुरस्कृत करेंगे किसी बच्चे को तो पढ़ने के लिए स्वाभाविक है वो प्रेरित होगा ही होगा। किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो भी प्रभावित होगा ही होगा। बालक की व्यक्तित्व का आधार भी प्रभावित करता ही करता है। तो सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ये 5वां प्रश्न है जिसमें निगेटिव पूछा गया है। आप लोगों को हाईलाइट करना पड़ेगा, नहीं 1 से 2 नंबर आप भूल जाओगे, 1 से 2 ऑप्शन और वहीं सारा गड़बड़ हो जाएगा। शिशु के अधिगम को सहायता किससे नहीं मिलती है ये आपको बताना है। अनुकरण से सहायता मिलती है, अभिप्रेरणा से सहायता मिलती है, पुरस्कार से सहायता मिलती है, लेकिन स्कूल के बस्ते से कौन सी प्रेरणा मिलती है ये बताइए आप। वैसे भी बैगलेस का ही ज़माना चल रहा है, टाइम भी है,
समावेशी शिक्षा का भी ये नियम है या उद्देश्य है कि जो बैग का वजन कम किया जाए, बच्चों को बैग फ्री किया जाए, जिससे उनको विकास हो सके, क्योंकि बच्चों का बैग का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो उनके शारीरिक विकास में भी बाधक हो रहा है। तो स्कूल का जो बस्ता है एकदम से निगेटिव है, फटाक से उड़ा दीजिए इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य करें कैसी लगी प्रश्नों की श्रृंखला। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, ये भी करा रखा है मैंने क्लासेस में, आप लोग क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है ये स्वकेंद्रित अवस्था होती है। इसको शैशवावस्था का चरण माना जाता है। क्या माना जाता है? शैशवावस्था का चरण माना जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवस्था है ये मैंने करवा रखा है आपको। आप लोग जो क्लासेस देख चुके होंगे उनको बहुत आसानी रही होगी इस प्रश्नों की श्रृंखला में, और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है वो क्लासेस देख लें, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में उनको आसानी रहे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7037573856। सभी लोग इस पर जुड़ जाइए। सिर्फ स्टडी मटेरियल ही उपलब्ध होगा इस पर, इसके अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। जो भाई साथी जुड़ना चाहते हैं वो इस पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।